कैसे हो मेरे दोस्तों। सभी को राम राम, सत श्री अकाल। हम आज पार्टनरशिप के कैरेक्टर वाले टॉपिक की बात करेंगे। हम पहला वीडियो रिकॉर्ड कर चुके हैं जिसमें पार्टनरशिप की मीनिंग और डिफिनेशन एज पर लॉ और मीनिंग लेमन लैंग्वेज में। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे। और चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हम आज अपनी दूसरी वाली कहानी को लेकर चलते हैं और आज तो हम बात करेंगे डायरेक्ट फीचर्स के ऊपर। जो लोग हमारे फर्स्ट वीडियो नहीं देखे होंगे जो पार्टनरशिप की मीनिंग वाली है, तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक शेयर कर दूंगा और आप वहां से जाके उसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं। और जब भी आप वीडियो देखें एंड तक देखें, क्योंकि कॉन्सेप्ट पूरी एंड तक रहती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जब अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, ठोक दीजिए लाइक, क्योंकि जितना लाइक ठोकेंगे आप, जितना कमेंट करेंगे, उतना मोटिवेशन मिलता है लोगों तक कंटेंट को, मटेरियल को पहुंचाने के लिए। तो चलिए बातें ना करते हुए सीधे स्टार्ट करते हैं कहानी पे। हम आज पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब एक लक्षण, एक लक्षण। ऐसा क्या होना चाहिए एक बिजनेस के अंदर हम मानने को तैयार हो जाएंगे कि पार्टनरशिप है। जैसे हर चीज़ों में एक क्वालिटी होती है जिसे देख के आप कहते हैं कि ये वो चीज़ है। उसी तरह हमारे बिजनेस में जहाँ दो लोग बिजनेस करते हैं, लीगल बिजनेस करते हैं, वहाँ ऐसा क्या होना चाहिए, ऐसा क्या होएगा उधर, क्या हो कि आप उसे क्या मान लेंगे, पार्टनरशिप। तो अगर मैं पहले फीचर की बात करूं, पहले कैरेक्टर की बात करूं, तो जो मेरा पहला कैरेक्टर निकल के आता है यहाँ पर, वो पहला कैरेक्टर मेरा निकल के आता है टू और मोर पर्सन। सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर, अगर सिर्फ ये एक बंदा है जिसका नाम है चिंटू, अगर ये चिंटू बिजनेस करता है, सारा कैपिटल खुद इन्वेस्ट करता है, पूरा जो रिस्क है मैनेजमेंट का वो खुद उठाता है, प्रॉफिट खुद रख लेता है, ये पार्टनरशिप नहीं है। मान लो दो ही लोग हैं, बट ऐसा भी हो सकता है ना कि सिर्फ दो लोग से पार्टनर ही नहीं होती है। खैर कैरेक्टर में तो लिखा है फर्स्ट पॉइंट में, बट इसमें चिंटू के साथ एक मिंटू जुड़ा हुआ है और मिंटू सिर्फ बिजनेस देखता है और सैलरी लेता है, रेमुनरेशन कमीशन लेता है, प्रॉफिट भी तो शेयर होना चाहिए। तो पहली क्राइटेरिया है कि कम से कम दो लोग होने चाहिए, क्योंकि इस चीज़ को समझो ना, पार्ट मैंने होता है हिस्सा, हिस्सेदारी वहाँ होती है जहाँ दो लोग होते हैं, एक लोग से कभी हिस्सेदारी नहीं होती है। जैसे आपने सुना होगा प्रतियोगी, कंपटीटर, वो भी एक तरह के तुम्हारे, वो सेम बिजनेस तो नहीं है कि सेम बिजनेस में आपके पार्टनर हैं, बट तुम्हारे कंपटीटर लाइन के वो पार्टनर हैं, वो तगड़े वाले पार्टनर हैं जो तुम्हें टफ कंपटीशन देंगे। तो लिखा है कि टू फॉर्म ए पार्टनरशिप, अगर हमें बिजनेस बनाने हैं और हमें पार्टनर वाली फॉर्म बनाने हैं तो एटलीस्ट 2 पर्सन, कम से कम दो तो चाहिए हमको। अभी सवाल आता है कि ये दो ही क्यों, क्योंकि सर पार्ट माने हिस्सा। जैसे मैं अगर एक एप्पल को 2 हिस्सा करूँ तो 2 पार्ट हो गए। अभी एक आदमी को एक एप्पल खिलाना है तो उसको 2 पार्ट करने की जरूरत नहीं, उसको पूरा भी दे दोगे वो खा लेगा। लेकिन अगर 2 लोग में एक एप्पल खिलाना है तो वैसा थोड़े है कि एक बंदा पहले अपने मुंह से खाएगा फिर दूसरे को देगा। हम पहले ही डिवाइड कर देंगे, इन डिवाइड एंड रूल लगाएंगे। आगे लिख रहा है कि हु आर एनी लॉ बाय एनी लॉ, कोई भी लॉ। अब एनी लॉ का मतलब, इसका मतलब ये नहीं है, बट यहाँ पर हमारा जो लगेगा वो पार्टनरशिप एक्ट लगेगा 1932। वैसे अगर आप लिमिटेड लाइबिलिटी और पार्टनरशिप बनाते हैं तो भी एक तरह की पार्टनरशिप होती है जहाँ पर 2 लोगों की लाइबिलिटी लिमिट हो जाती है, तो वहाँ पर हमारा लगेगा लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप 2008। बट जनरली एनी लॉ का मतलब यही 2 पार्टनरशिप के लॉ होते हैं। तो इन लॉ के अकॉर्डिंग आपको क्या करने हैं, मतलब आपको बिजनेस मतलब क्रिएट करने हैं और 2 लोग को लेके आना है। आगे लिख रहा है कि हु आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। अब ऐसे 2 लोग को लेके आना है
जो किसी भी तरह के कॉन्ट्रैक्ट करने में सक्षम हो। सक्षम का मतलब हुआ कि कैपेबल बंदे के साथ तुम्हें पार्टनरी करना है। जैसे एग्जाम्पल समझो, अगर आपका पार्टनर माइनर हो गया, या नोट माइनर लिखा है, अगर आपका पार्टनर माइनर हो गया, माइनर मतलब 18 साल से लेस देन हो गया, तो आप उसके साथ कोई वैलिड एग्रीमेंट नहीं कर सकते हैं। और एज पर लॉ कोई भी एग्रीमेंट आप उनके साथ करेंगे तो वो एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, लोग मानने को तैयार नहीं होंगे, लॉ मानने को तैयार नहीं होगा। तो जो भी इस वीडियो को देखेंगे वो समझेंगे कि माइनर नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल समझो, कितना बार आपने समझा होगा कि दो छोरा छोरी भाग गए, अभी भाग तो गए दोनों, अभी ये हमारा मान लो कि चिंटू और इसके साथ एक निभा, ये भाग जाती है। कितने बार सुना होगा कि लड़का 18 साल से ऊपर है या 22 साल से ऊपर है, बट लड़की 18 साल से कम है और वो माइनर है, कोई एग्रीमेंट नहीं होती है, पुलिस पकड़ती है और मेजर होने के नाते लड़कों को जुर्माना हो जाते हैं, जेल हो जाते हैं, नाबालिग को भगाने का केस लग जाता है। वो ये एग्रीमेंट तो है, वो भी तो एक तरह का एग्रीमेंट है, दो लोग आपस में मिलकर शादी कर रहे हो, वो भी तो एक तरह का एग्रीमेंट है। तो एग्रीमेंट हम किसके साथ नहीं कर सकते हैं? माइनर के साथ नहीं कर सकते हैं। जिस तरह इन लोग एग्रीमेंट किया आपस में, सोचा हम शादी कर लेंगे, बट लॉ इसे वैलिड नहीं मानती है, कहती है कि तुम्हारा उम्र भी 18 साल क्रॉस नहीं किया, तुम मेजर नहीं हो। बेसिकली गर्ल्स की तरफ से बात होती है। अगर दोनों ही मेजर है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो उसी तरह पार्टनरी में जब दो लोग जुड़ेंगे तो हमें माइनर नहीं चाहिए, हमें मेजर चाहिए। अनसाउंड माइंड एक ऐसा बंदा जिसके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, पार्टनरशिप बना रहे हैं, दो लोग आपस में जुड़ रहे हैं, वो अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए, मंद बुद्धि का नहीं होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए, सोचने वाला होना चाहिए, हेल्दी माइंड का होना चाहिए, ताकि वो कोई भी चीज़ें, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी पर्टिकुलर कंटेंट, इन्फॉर्मेशन, मैटर, कोई भी डिसीजन कंपनी में, पार्टनरशिप बिजनेस में लिया जा रहा है, सॉरी नॉट ए कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, तो वहाँ पर वो सोच सके, बोल सके, हाँ या ना बोल सके, अपनी कंसेंट दे सके। और सबसे इंपॉर्टेंट, पर्सन डिसक्वालिफाइड बाई एनी लॉ, किसी लॉ के द्वारा डिसक्वालिफाइड ना हो, जस्ट लाइक ल्यूनेटिक, जस्ट लाइक एलियन एनिमी, देशद्रोही ना हो, क्रिमिनल ना हो, हमें उनके साथ कोई एग्रीमेंट नहीं करना है। ये हमारे लॉ में लिखी गई है। अगर आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 पढ़ेंगे तो आपको कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग के बारे में समझ में आएगा कि किससे प्रॉमिस, किससे ऑफर, किससे कॉन्ट्रैक्ट हम बना सकते हैं, और कौन ऐसा पर्सन है जिसके साथ ही हम एग्रीमेंट कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि एटलीस्ट 2% का मतलब ये नहीं हुआ कि आप जब मन तब किसी के पास जाएंगे और अपने दो बंदे को उठाएंगे और दो बंदे को उठा के अपना बिजनेस सेट कर लेंगे। आपको उन दो बंदों में माइनर के साथ आपको अटैच नहीं होना है, आपको अनसाउंड माइंड के साथ आपको अटैच नहीं होना है, और आपको पर्सन जो है, हमारे पर्सन जो है, वो किसी भी लॉ के अंतर्गत डिसक्वालीफाइड नहीं होना चाहिए, इनके साथ अटैच नहीं होना है। अगर आप इनके साथ मिलकर बिजनेस करेंगे तो बिजनेस पार्टनरशिप फर्म बनेगी नहीं और पहले ही डिसक्वालीफाइड हो जाएगी। तो यहाँ तक समझ आएगा, हम उम्मीद करते हैं। जो भी हमारे इस वीडियो को देखेंगे और एंड तक देखेंगे, पूरी मज़ा रहेगी। आगे लिखा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कैन नॉट बी एक्सीड 50। पहली बात तो कि हमारे पार्टनरशिप एक्ट जो 1932 अप्लाई होता है, वहाँ पर कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितना रखेंगे। अभी देखिए, ये लिमिटेशन लगाना बहुत ज़रूरी था, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितना से एक्सीड नहीं करना चाहिए। इसको आप एक एग्जांपल से समझिए। जैसे क्रिकेट की दुनिया में हमारे बैट का, हमारे बॉल का, हमारे विकेट का, हमारे बैट का, इस सब की एक मेजरमेंट होती है, एक लेंथ, चौड़ाई, मोटाई, ऊंचाई होती है। आप सोच के देखिए, ज़िंदगी में कभी न कभी ऐसा घटना घटा होगा क्रिकेट की दुनिया में, तभी तो बैट के हाइट, वेट, मतलब उसकी लेंथ, इस सब के बारे में बात होती है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो लोग क्रिकेट पिच पे बड़े से पटरे लेके उतर जाते, बड़े से लकड़ी लेके उतर जाते, विकेट के सामने रख देते, बोलते बॉल फेंको तो मुझे आउट ही नहीं कर पाओगे। इसीलिए तो एक मेजरमेंट, एक लिमिटेशन लगाया गया। उसी तरह अगर पार्टनरशिप में लिमिटेशन ना लगाया जाए तो फिर कंपनी जैसी जो ऑर्गेनाइजेशन है, ब्रॉड ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी कॉर्पोरेट, फिर उस दुनिया में रह के भी क्या करते, क्योंकि सारा मज़ा तो पार्टनरशिप वाले ले जाते। इसीलिए पार्टनरशिप एक्ट में तो कोई लिमिटेशन नहीं लगाया गया, लेकिन जो हमारा
कंपनी एक्ट 2013 का अंडर सेक्शन 464 कंपनी एक्ट 2013 और 2013 के बाद जो कंपनी इनकॉर्पोरेशन रूल बनी है, रूल नंबर 10 जो यहाँ पर लिखा हुआ है, इसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब्ड लिमिट लगा दी कि पार्टनरशिप फर्म में 50 से ज़्यादा लोग नहीं इन्वॉल्व हो सकते। अगर ऐसा नहीं करती तो लोग 200, 500, 1000, 10,000 लोग का पार्टनरशिप फर्म चलाते, फिर कंपनी जैसी कोई कॉन्सेप्ट दुनिया में आती ही नहीं। तो ध्यान से समझ लेना, किसी भी फर्म में 50 से ज़्यादा पार्टनरशिप नहीं होते हैं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल है कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग। तो ये आपका पहला करेक्टरिस्टिक्स था, टू और मोर पर्सन। यानी हम बोल सकते हैं कि हमारा मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर 2 रहेगा और मेरा मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर मेरा 20 रहेगा, 50 रहेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा है एग्रीमेंट। तो हम देखते हैं नेक्स्ट की मेरी क्या कहानी है एग्रीमेंट को लेके। सबसे बड़ी चीज़ होता है कि पार्टनरशिप में एग्रीमेंट ज़रूरी है, बट ये एग्रीमेंट दो तरह के होते हैं, ओरल भी होते हैं और रिटन भी होते हैं। ये एज पर रिक्वायरमेंट आपको जैसा ज़रूरत लगे आप कर सकते हैं, पर बेटर यही होगा कि आप रिटन एग्रीमेंट करें तो ये कल कोई डिस्प्यूट हमारे बीच ना रहे। क्वेश्चन कह रहा है कि इट इज़ ए लीगल डॉक्यूमेंट साइंड बाय द ऑल पार्टनर। देखिए, जब दुनिया में कोई भी एग्रीमेंट होती है तो हमें अपने डॉक्यूमेंट को साइन करना चाहिए। जब हम ज़मीन खरीदने जाते हैं तो साइन करते हैं, हम अपने फॉर्म भरने जाते हैं एग्ज़ाम के तो साइन करते हैं, हम 10th 11th 12th ग्रेजुएशन का फॉर्म भरते हैं तो साइन करते हैं, आधार कार्ड बनाते हैं तो साइन करते हैं। तो उसी तरह अगर एक पार्टनरशिप फर्म बना रहे हैं, बड़ी बिजनेस कर रहे हैं, कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हैं दो लोग के बीच, तो हमें एक डॉक्यूमेंट तो साइन करना चाहिए, क्योंकि इसके फ़ायदे हैं। फ़ायदे ये हैं कि आपके पास अगर रिकॉर्ड रिटन डॉक्यूमेंट रहेगा तो कल आपके पार्टनरों के बीच डिस्प्यूट नहीं होगा, झगड़े नहीं होंगे, विवाद होंगे तो आप कानून से मदद ले सकते हैं। आगे लिख रहा है कि रिटन एग्रीमेंट कंटेनिंग द टर्म एंड कंडीशन ऑफ पार्टनरशिप। इसके अंदर लिखिए अपने पार्टनरशिप का कंडीशन। जब आप पार्टनरशिप में एग्रीमेंट नहीं बनाएंगे तो पार्टनरशिप एक्ट फॉलो करना पड़ेगा। उससे ज़्यादा बेटर है कि कस्टमाइज एग्रीमेंट बना लीजिए। जैसे अगर आप एक सरकारी बिल्डिंग खरीदने जाते हैं तो सरकार जो नक्शा दे के बनाती है आपको उसी में रहना पड़ेगा, उसी घर के डिज़ाइन में रहने पड़ेंगे। लेकिन आप अपने खुद से घर बनाते हैं तो आप अपना नक्शा खुद कस्टमाइज करा सकते हैं। तो ठीक उसी प्रकार अगर पार्टनरशिप एक्ट अप्लाई करना है खाली, तो सरकार के दिया वाला नियम कानून फॉलो कर लीजिए। लेकिन आप चाहते हैं कि पार्टनरशिप आपके अकॉर्डिंग चले तो आप उसके लिए रिटन एग्रीमेंट कीजिए। आप टर्म एंड कंडीशन लिखिए और उसी टर्म एंड कंडीशन वाले डॉक्यूमेंट को हम डीड बोलते हैं। लिखिए उसमें पार्टनर का नाम क्या रहेगा, फर्म का नाम क्या रहेगा, एड्रेस कहाँ रहेंगे, पार्टनर का एड्रेस क्या रहेंगे, कौन कैपिटल लगाएगा, कौन ड्राइंग्स करेगा, कौन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा, सैलरी कितना मिलेगा, गुडविल वैल्यूएशन करने की मेथड क्या होगी, एडमिशन ऑफ पार्टनर कैसे होगा, रिटायरमेंट पार्टनर कैसे होगा, बुक्स ऑफ अकाउंट कहाँ रहेगा, हेड ऑफिस में, रीजनल ऑफिस में। लॉट ऑफ टर्म एंड कंडीशन है, फॉलो कीजिए और अपने पार्टनरशिप को ज़बरदस्त पार्टनरशिप बनाइए। ये दूसरा टर्म एंड कंडीशन था। अगर मैं तीसरे के ऊपर आगे बढ़ूँ तो तीसरा पॉइंट लिखा है लॉफुल बिजनेस। और जाहिर सी बात है कि बिजनेस जो हमें करनी है लॉफुल बिजनेस करनी है। अरे लॉफुल का मतलब है एक अच्छा बिजनेस कीजिए, कानून की नज़रों में मान्यता प्राप्त बिजनेस कीजिए। अभी आप 2 नंबर के धंधे करेंगे, आप इंडियन हैम तो नारकोटिक्स तो फलना डिकना ये सब चीज़ों का आप सप्लायर बनेंगे, इसके लिए तो पार्टनर ही नहीं बनेगा। अरे इन सब चीज़ के लिए आप कोर्ट में गए, वकील साहब के पास गए कि हमें पार्टनरशिप फर्म बनाना है और हमें 2 नंबर के धंधे करने हैं, आपको वहीं से उठा के अंदर डाल देगा। यानी मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि बिजनेस लॉफुल होना चाहिए। लॉफुल का मतलब ये नहीं होता, लॉफुल का मतलब अकॉर्डिंग टू हर तरह के इस पर टर्म है। बिजनेस के अकॉर्डिंग लॉफुल होना चाहिए, सोशल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग लॉफुल होना चाहिए, समाज के अकॉर्डिंग लॉफुल होना चाहिए। अब उसमें मिलावट करेंगे, प्राइस चोरी करेंगे, ये भी एक तरह का तो एक्सप्लोटेशन है ना। तो लिख रहा है कि पार्टनरशिप फर्म इज टू बी लॉफुल बिजनेस विच इंक्लूड, क्योंकि देखिए बिजनेस का डेफिनेशन इनकम टैक्स में लिखा गया पीजीबीपी के चैप्टर में। उन्होंने बोला कि बिजनेस के अंदर आप ट्रेड कर सकते हैं, खरीद बिक्री कर सकते हैं, कपड़े दुकान खोलो, जूता दुकान खोलो, अंडे का दुकान खोलो, चना का दुकान खोलो, सोना चांदी का दुकान खोलो। वोकेशन, ऐसे तो वोकेशन बहुत छोटी चीज़ है जीविकोपार्जन करने के लिए। कोई अगर मंदिर का पुजारी जी है, पूजा करा रहे हैं, वोकेशन है। कोई भी किसी धर्म के लोग अपने धर्म से रिलेटेड काम कर रहे हैं और उससे उनकी जीविकोपार्जन चलती है, तो वोकेशन है। मदारी का खेल दिखाने वाला मदारी का खेल दिखा रहा है, वोकेशन है। सांप नचाने वाला सांप नचा रहा है, वोकेशन है। जादू दिखाने वाला जादू दिखा रहा है, वोकेशन है। बट फिर भी बिजनेस की कैटेगरी में आती है।
क्योंकि बहुत कभी कभी ये वोकेशन वाले बड़े लेवल पर काम करते हैं। जैसे कोई बड़ा सर्कस है, अब सर्कस के लिए कोई पढ़ाई नहीं होती कि आपको डिग्री मिलेगी, वो कला आपको आ गई, 10 लोग मिलकर एक बड़ा सर्कस खोल लिए, मल्टी सिटी दिल्ली मुंबई जैसे जगहों पर सर्कस चला रहे हैं और लाखों करोड़ों कमा रहे हैं, तो उस तरह के भी बिजनेस आप कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट प्रोफेशन मतलब जानते हैं जिसके लिए आपके पास एक पर्टिकुलर एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपके पास डिग्री होनी चाहिए, आपके पास क्वालिटी होनी चाहिए। जैसे आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, आपको एडवोकेट बनना है, आपको लॉयर बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, आप ये भी बन के पार्टनरशिप फर्म चला सकते हैं। 2 सी, एक का नाम है चिंटू, एक का नाम है मिंटू, दोनों ने मिलकर ऑडिट फर्म खोल लिया, इनकम टैक्स के लिए फर्म खोल लिए, अकाउंट्स वेरिफिकेशन का फर्म खोल लिया। तो आप कोई भी ट्रेड, कोई भी वोकेशन, कोई भी प्रोफेशन के लिए बिजनेस एग्रीमेंट करा सकते हैं 2 लोग के साथ। यहाँ पर भी आप पार्टनरशिप बना सकते हैं। और आगे लिख रहा है यहाँ पर कि एनी टाइप ऑफ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन रनिंग एज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ बिजनेस। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, 2 लोग मिलके अगर कोई पैसा इन्वेस्ट करते हैं और उसको कोई मान लो प्रॉफिट भी जनरेट करते हैं और कल उसे पर्टिकुलर किसी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में लगाते हैं या चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन ही वो चला रहे हैं 2 लोग मिलकर, तो वो पार्टनरशिप नहीं है। पार्टनरशिप के अंदर एक बिजनेस ज़रूरी है और बिजनेस के साथ प्रॉफिट शेयर होना चाहिए। चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन बिजनेस नहीं करती है, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन मेन काम करती है समाज सेवा करने का। तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया। पॉइंट नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं और हम पॉइंट नंबर 4 की बात करते हैं। पॉइंट नंबर 4 में लिखा प्रॉफिट शेयर करना। इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। पार्टनरशिप एग्रीमेंट ऐसे हाउ द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द फर्म विल बी शेयर्ड बाय द पार्टनर। कैसे शेयर होगा? मैं पहले ही बोला कि अगर आपने कोई रिटर्न नहीं कराया तो एक्ट फॉलो करोगे 1932, और वो कहती है कोई भी प्रॉफिट शेयर होगा पार्टनर में इक्वली, चाहे कितना भी पार्टनर हो, नंबर ऑफ पार्टनर मैक्सिमम 50 भी हो, बराबर बटेगा। लेकिन अगर आपने कोई डीड बनाया कि नहीं हमारी प्रॉफिट कैसे बटेगी, तो फिर उसे एज पर कॉन्ट्रैक्ट या एज पर एग्रीमेंट आपको शेयर करना होगा। आपने डीड में लिखा जो रेशियो, उस रेशियो में आपका डिवाइड हो जाएगा। और प्रॉफिट शेयर करना मोस्ट कंपोनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। अगर आपने पैसा कमाने के बाद भी पूरी चैरिटी में डाल रहे हो, पूरा पैसा उठा के फर्म का 1 रुपया शेयर नहीं कर रहे हो, तो उम्मीद है कमी है, वहाँ पार्टनरशिप नहीं होगा। पार्टनरशिप के लिए प्रॉफिट होना ज़रूरी है, प्रॉफिट शेयर होना ज़रूरी है। हाँ, प्रॉफिट शेयर होने के बाद अगर आप चैरिटी कर देते तो डजेंट मैटर, आपके हिस्से में आया, आप उसे आग लगा दो, लुटा दो, खा दो, उड़ा दो, रख लो या किसी को दान कर दो। बट आपके हाथ में आने से पहले अगर प्रॉफिट जाती है चैरिटी में, फिर पार्टनरशिप नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बात करोगे, अगला पॉइंट है तो बिजनेस कैरिड बाई ऑन बाई ऑल। ऑन बाई ऑल का मतलब अगर पार्टनर ABC है या पार्टनर चिंटू और मिंटू है तो सारे लोग बिजनेस चलाएंगे, सारे लोग बिजनेस में भाग लेंगे, सारे लोग बिजनेस में पार्टिसिपेट करेंगे, सारे लोग को बिजनेस में ड्यूटी है। या एनी ऑफ द पार्टनर एक्टिंग फॉर ऑल, या सभी का टाइम नहीं था किसी एक को। जैसे मान लो ABC पार्टनर है और इसमें और भी है गवर्नमेंट जॉब के अंदर और C के पास टाइम है, तीनों बिजनेस में कैपिटल लगाया और बिजनेस चालू हो गया, लेकिन C ही बिजनेस को मैनेज कर रहा है, तो यहाँ पर ये वाली लाइन लगेगी ऑफ द पार्टनर्स, ये वाली लाइन लगेगी ऑफ द पार्टनर्स एक्टिंग फॉर ऑल। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो हमारे पार्टनर हैं उसमें सभी के पास टाइम नहीं है, एक पार्टनर के पास टाइम हो, एक पार्टनर काम करेगा। कैरिड ऑन बाय ऑल का मतलब हुआ सारे लोग बिजनेस में आके इन्वॉल्व होंगे, सारे लोग बिजनेस में काम करेंगे। अब वो अपने अपने एबिलिटी के अनुसार काम बांट लेंगे, कौन अकाउंट्स देखेगा, कौन मार्केटिंग देखेगा, कौन सप्लाई देखेगा, कौन डेटर कलेक्शन लेगा, कौन डेटर पेमेंट दे के क्रेडिटर्स पेमेंट देगा। तो वही चीज़ यहाँ पर लिख रहा है कि द पार्टनर्स आर द एजेंट एज वेल एज प्रिंसिपल। ये एजेंट एज वेल एज प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? अगर एजेंट की बात करूँ तो इस प्रिंसिपल के बिहाफ पर वर्क करता है। आपने देखा होगा एक बस लगी हुई है और बस से आपको कहीं जाने हैं, इस बस में एक बंदा होता है जिसको हम कंडक्टर बोलते हैं, एक बंदा होता है जिसको हम एजेंट बोलते हैं। अभी एजेंट जो होता है उसी प्लेस पर टिकट काटता है और आप टिकट लेके बैठ जाते हो और आप रांची चले जाते हो, पटना चले जाते हो। ऐसा थोड़े होता कि बीच में कंडक्टर आपको उतार देगा, बोलेगा वो मेरा एजेंट नहीं था। एजेंट एक्चुअली में ओनर के बिहाफ पर अपने कस्टमर के साथ इंटरकनेक्टेड होता है। तो यहाँ पार्टनरशिप फर्म के अंदर अगर मैं बात करूँ ABC पार्टनर है तो C यहाँ पर अपने आप में अगर प्रिंसिपल है तो इन दोनों के लिए एजेंट भी है, और ये दोनों अपने आप में प्रिंसिपल है तो C इनके लिए एजेंट है। मतलब C ने अगर कोई एग्रीमेंट कर दिया तो AB बाउंड है, और AB ने कोई एग्रीमेंट कर दिया तो C भी बाउंड है उस ट्रांजेक्शन को कंप्लाई करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए। कोई मना नहीं कर पाएगा कि तुमने ऐसा ट्रांजेक्शन क्यों किया। Since the partner or agent as well as principal of firm, such business of partnership firm can be carried on by all or any of them partner acting for all। सभी पार्टनर एक दूसरे के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और म्यूचुअल कोऑपरेशन के साथ काम करते हैं, और एक पार्टनर ने कोई एग्रीमेंट किसी कस्टमर के साथ कर दिया तो बाकी पार्टनर को भी उसे एग्री करना पड़ता है।
क्योंकि जो बंदा ने वो एग्रीमेंट किया वो प्रिंसिपल के साथ साथ एजेंट भी है। आप ये नहीं कर सकते हैं कि भाई तुम मालिक थे ठीक है बट तुम अपने मन से खाए काम कर लिए। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि उन्होंने अगर कुछ ऐसा काम किया जिससे फर्म को सडनली लॉस हुआ और उसका मेन रीज़न उनके ऊपर जाता है कि उनकी गलती के कारण लॉस हुआ, तो वो लॉस इंडिविजुअली भरने को तैयार हो जाएंगे। बट जनरली केस में सभी लोग मिल के काम करते हैं। तो ये मेरा 5वां नंबर कैरेक्टर था और ये मेरे लास्ट कैरेक्टर हैं। एक बार आपको दिखा दे रहा हूँ। 2 ईयर मोर पर्सन, मतलब आपको कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा आपको 50 लोग को हायर करना है, 50 लोग को हायर करने हैं। और एग्रीमेंट होगा, रिटर्न या ओरल एग्रीमेंट होंगे, और रिटर्न जो होते हैं उसे डीड बोलते हैं। लॉफुल बिजनेस होगा, बिजनेस अच्छा करना चाहिए, बिजनेस में ट्रेड, वोकेशन और प्रोफेशन आएंगे। प्रॉफिट शेयर होना भी ज़रूरी है, बिना प्रॉफिट का पार्टनरशिप बनना ही मुश्किल है, और सारे लोग बिजनेस करेंगे। तो यहाँ पर हमारा कैरेक्टरिस्टिक और पार्टनरशिप ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग को ये वीडियो पसंद आएगा, आप उसे एंड तक देखेंगे, समझेंगे, और अगर अच्छा लगेगा तो हमें कमेंट करेंगे। और जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, मैं ऐसे तो बोलना नहीं चाहिए क्योंकि ये टीचर अच्छा नहीं लगता है, बट अब सब्सक्राइब कर दें ताकि एक मोटिवेशन भी मिले, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम पहुँचे, अपने अंदर जो नॉलेज है कॉमर्स को लेके, और ख़ासकर जो मैं 11th-12th की बात करता हूँ वहाँ तक पहुँचे। आप मेरे वीडियो चाहे 11th के जो किसी भी स्टेट बोर्ड हो, CBSE हो, कुछ हद तक आप फाउंडेशन वाले भी देख सकते हैं, बट स्टेट बोर्ड और CBSE आराम से देख सकते हैं, कहीं भी आपको कोई समस्या नहीं आएगी। तो फिर हम 3rd लेक्चर लेके आएंगे जिसमें हम पार्टनरशिप की राइट और ड्यूटी के बारे में बात करेंगे। तो अभी इस वीडियो को हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं, और उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आएगा, और गारंटी के साथ बोलूँगा आएगा, इसके लिए कोई शक नहीं है। तो अभी इसी को यहीं पर हम एंड करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, सत श्री अकाल।